आखिर न्यूरोडाइवर्सिटी है क्या? टेडेक्स के एक वीडियो में न्यूरोडाइवर्सिटी को सुपर पावर कहा गया है. How are neurodivergent different from neurotypical? We're gonna have answer to all this question today. With me, I'm having clinical psychologist Salma Prabhu. The podcast starts now. Welcome, ma'am, to Atypical Geek podcast. न्यूरोडाइवर्सिटी को लेकर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ पॉडकास्ट पर इन फ्यूचर, बट मुझे खुशी है कि शुरुआत आपसे हो रही है. माय प्लेजर और मेरा सौभाग्य है कि मेरे से शुरुआत हो रही है, तो आई एम रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल. बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये न्यूरोडाइवर्सिटी जो टर्म है बहुत लोगों के लिए न्यू है. ऐसा जी भी हो सकता है कि जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन्होंने ये टर्म कभी सुनी नहीं होगी लाइफ में. जी तो एकदम सरल भाषा में अगर न्यूरोडाइवर्सिटी समझाना है तो कैसे समझाएंगे? तो एक्चुअली वो वर्ड के अंदर ही उसका आंसर है. आप वो वर्ड को अगर ब्रेक करें, न्यूरो और डाइवर्सिटी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूरो मतलब ब्रेन है और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट. तो अलग अलग हर ब्रेन की एक यूनिकनेस होती है. आपको ये पता होगा कि कोई भी ब्रेन, जैसे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता है, ऐसा कोई भी ब्रेन सेम नहीं है. इवन जो आइडेंटिकल ट्विन्स बच्चे होते हैं उनका भी ब्रेन एकदम सेम नहीं रहता है. तो हर ब्रेन डिफरेंट रहता है. लेकिन न्यूरो डाइवर्सिटी को मतलब उनके अंडर में एक क्लस्टर है. जैसे ADHD है, ये सब टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम डिटेल में वापस बात करेंगे. लेकिन जैसे कि क्लस्टर है, तो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, टूरेट सिंड्रोम है, ADHD है, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है. ये सब के ब्रेन थोड़े डिफरेंट चलते हैं और वो एक एक एकदम टिपिकल ब्रेन नहीं होते हैं. जैसे एक टर्मिनोलॉजी है न्यूरोटिपिकल और एक टर्मिनोलॉजी है न्यूरो डाइवर्सिटी. तो न्यूरोटिपिकल मतलब ठीक है, आम इंसान जो रोजमर्रा की एक्टिविटी करता है. लेकिन न्यूरो डाइवर्सिटी में थिंकिंग पैटर्न, उनका लर्निंग मेथोडोलॉजी, उनका मटेरियल को प्रोसेस करना अपने ब्रेन में और उनका बिहेवियर, ये सब थोड़ा डिफरेंट रहता है. ये नहीं समझना है किसी को कि ये कोई इनमें कोई काबिलियत नहीं है. बहुत इनफैक्ट ज्यादा काबिलियत होती. जो टिपिकल ब्रेन है उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, लेकिन इनको ये अपना ब्रेन और ज्यादा वापरते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा चलाते हैं. और पहले इनको स्पेशल चिल्ड्रन बोलते थे, अभी डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं. तो कैपेसिटी का बहुत होती है. हमने अपना पूरा लाइफ इनके साथ काम किया है और हमने देखा है कि कैसे एक पार्ट इनका ब्रेन का बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस करता है. और मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ लोगों को कि हम हमें हमारे पास जब सब होता है तो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड. अगर आपके पास ये भी है कि आपके पास सारे सेंसेस उतने ही स्ट्रांग है जितना कि आपका विजन है. सपोज आप अंधेरे में जाते हो, दरवाजा खोलना है, अंधेरा है, लाइट चली गई है, आपके फोन की बैटरी भी लो है, चाबी है आपके पास, आपको दरवाजा खोलना है, तो आप क्या करोगे? आपको दिख नहीं रहा है तो आप क्या करोगे? I'll use my senses like touching power maybe. एग्जैक्टली, फील करके. आप फील करेंगे वो की होल को और फिर चाबी उसमें डालेंगे. अब हम ये कभी यूज नहीं करते हैं. ये फीलिंग हमारे अंदर, वो सेंस है, टच का सेंस उतना ही पावरफुल है, पर हम उसको शार्प नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास आंखें हैं.
तो ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे एक अगर फैकल्टी हमारे ब्रेन की अगर नहीं चलती, हमारी एक सेंस अगर नहीं चलती है, तो हमारा ब्रेन कितना यूनिक है और कितना पावरफुल है, वो दूसरी फैकल्टी को तैयार कर देता है। तो भले वो इनको ये सारे डायग्नोसिस और वर्ड्स दिए गए हैं, लेबल दिए गए हैं, तो मैं कभी भी ये नहीं मानती हूँ कि इनको डिफरेंट समझना चाहिए। हाल ही में मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे जिसका टाइटल था न्यूरो डाइवर्सिटी इज अ सुपर पावर। आपका क्या मानना है? परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी एक आप बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया, आपने ऑटिज्म पे अगर एक बहुत ही बेन एफ्लेक की बहुत ही मजेदार मूवी है, थोड़ा सा डार्क साइड है उसमें, द अकाउंटेंट करके। तो जीनियस, एकदम जीनियस एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न, कंप्यूटिंग इज कंसर्न, जीनियस। ऑटिज्म जिनको होता है उनमें नंबर्स की, बहुत सारे लोगों में नंबर्स की फैकल्टी उनकी बहुत शार्प रहती है, और वो जिस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता इतना ज्यादा। तो वो लिटरली सुपर पावर जैसा ही गिफ्टेड, यू नो, दे आर मोर, हम ऐसे बोलते हैं दे आर गिफ्टेड, एक्चुअली उनका वो फैकल्टी शार्प चलता है। जैसे मैंने बताया कि आंख, विजन बंद हो जाएगा तो सेंस शार्प हो जाएगा। तो ऐसे हर एक केस में, हर एक जो बच्चे होते हैं जिनको एडीएचडी होता है, वो बहुत एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको अगर हम स्पोर्ट्स में डालें तो उनकी जो एनर्जी, उनका एंथुसियाज्म, उनका बहुत सारा जो ज़ील है, वो, ये हमें पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि इनके स्ट्रेंथ कहाँ है। और जैसे हमको स्ट्रेंथ पता चल जाए और हम उनको एनकरेज करें और साथ में थोड़ा सा केयर, काउंसलिंग, सपोर्ट, थोड़ा माइल्ड मेडिकेशन, जिसको सिवियर है उनको हायर डोज ऑफ मेडिकेशन, अगर ये होलिस्टिक अप्रोच लिया जाए तो दे ऑल ऑफ देम आर सुपर, दे आर रियली सुपर पावर्स। आई टोटली एग्री विद दैट। तो आपने कुछ वर्ड्स बोले, ऑटिज्म, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम एंड डिसलेक्सिया भी एक है। जी जी, तो थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे सो दैट लिसनर्स को पता चले कि एग्जैक्टली क्या है न्यूरो डाइवर्सिटी। जरूर। ये मैंने अपना पूरा लाइफ इसमें डाला है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में, कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, एक्सेप्ट डाउन सिंड्रोम, जिसमें फिजिकली भी चेहरा अलग दिखता है और बॉडी का स्ट्रक्चर अलग दिखता है, बाकी सब मोस्टली प्रॉब्लम्स में बच्चे या अडल्ट्स एकदम नॉर्मल दिखते हैं। जैसे डिसलेक्सिया में रीडिंग डिफिकल्टी होती है, बच्चे वर्ड्स स्किप कर देते हैं, बड़े भी, अडल्ट भी, सभी को होता है, ये होता है, अंदर से ही होता है वो। तो वर्ड्स पढ़ते वक्त मिस कर जाते हैं या गलत पढ़ लेते हैं। एक बहुत ही किस्सा हुआ था, एक टीचर ने बच्चे को लिखना था, वर्ड लिखना था ड्यून, DUNE, मतलब माउंटेन, माउंटेन ड्यून, सैंड ड्यून। और बच्चे ने बराबर वर्ड मालूम है, लेकिन उसने लिखा न्यूड, NUDE लिखा। और वो टीचर ने इतना बड़ा उसका बवाल मचाया कि ये छोटा सा बच्चा है, इसको ये शब्द कहाँ से मिला, और ये इनके घर में ऐसा होगा, और ये फोन देख रहे होंगे, और ये ऐसा होगा, वैसा हो गया। और मैं उस स्कूल में कंसल्टेंट थी, तो प्रिंसिपल ने मुझे डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, तो मैंने बोला ये बच्चे को शायद रीडिंग डिफिकल्टी है मैम, ये
आप देखो उसने एनाग्राम किया है, उसको आप बुलाए और पूछिए स्पेलिंग। तो बच्चे को बुलाया और पूछा कि ड्यून का स्पेलिंग क्या है, तो उसने NUDE बोला। मतलब उसको दिख रहा है ड्यून DUNE, बट वो लिख रहा है न्यूड। उसने बोलते टाइम वो इसी तरह से ये है डिसलेक्सिया। इसी तरह से होता है डिसकैल्कुलिया, जहां नंबर में गड़बड़ होती है। जैसे 7 into 3 कितना हुआ आंसर? 21। बच्चे के दिमाग में भी आता है 21, लिखता है वो 12, रिवर्स लिखता है। क्योंकि वो जब लिखता है तो उसका ब्रेन उसको साथ नहीं देता है। हमें समझना है कि न्यूरोलॉजिकल जो डिफरेंट पैटर्न है वर्किंग का, वो ब्रेन से, स्पाइन से लेके हाथ तक वो मैसेजेस आते हैं। तो यहां से यहां आने में एक ब्लॉक रहता है, और वो ब्लॉक की वजह से उसको आंसर सही पता है, लेकिन जब वो लिखता है तो उसको दिखता भी है सही। तो रिवर्स मिरर इमेज बोलते हैं उसको दिख रही है मिरर इमेज। तो 12 उसको दिख रहा है 21, पर वो लिखता है 12। तो टीचर्स को हम ये ट्रेनिंग दी, बहुत सारी ट्रेनिंग दी कि एक बच्चा है जो गलती करता है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की है, और ये बच्चा जिसको लर्निंग डिफिकल्टी है, डिसलेक्सिया है या डिस्ग्राफिया है या डिसकैल्कुलिया है, आपको कैसे समझ में आना चाहिए। अगर उसने लिखा है आंसर 27 तो गलत है, बट उसने 21 का अगर 12 लिखा है तो आपको ये बात समझना चाहिए कि बच्चे को डिफिकल्टी है और इमीडिएटली उसका असेसमेंट होना चाहिए। तो डिसलेक्सिया एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज होती है, लेकिन डिसलेक्सिया इज रीडिंग, डिसग्राफिया इज राइटिंग। जो लिख नहीं सकते हैं, शैबी हैंड राइटिंग होता है, मिस कर जाते हैं, उनसे होमवर्क कभी कंप्लीट होता ही नहीं है उनको। डिसग्राफिया उनका मोटर कोऑर्डिनेशन, विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन को हेल्प करना है। और मैं आपसे कहती हूँ, मैं पिछले 40 साल से काम कर रही हूँ और ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये हेल्प करना, इनको मेन स्ट्रीम में ले आना और इनको आराम से सब करवाना इतना सरल और सिंपल है। ऑल वी हैव टू डू इज उनके ग्रेड लेवल से, उनका जो पिछला ग्रेड लेवल जहां पे अटके हुए हैं, वो गैप को भरना है। तो कई बच्चे पास कर दिया, पास कर दिया, पास कर दिया, वो पहुंच गया 9th स्टैंडर्ड में। अब उसका रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और वोकैबुलरी, ये पढ़ाई के 4 पिलर होते हैं। ये पिलर सारे के सारे 9th पे नहीं है। रीडिंग है 7th पे, वोकैबुलरी है 7th पे, कॉम्प्रिहेंशन है 5th पे, और मैथ्स है 6th पे। अब ये बच्चा बैठा है 9th क्लास में, वो कैसे कर पाएगा? आप मेरे को बताओ। आप मुझे ये बताओ, वो बच्चा यहाँ वहां देखेगा, किसी को छेड़ेगा, उसको तो जो चल रहा है क्लास में कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा है वो। सो ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड आउट वेयर हिज reading, vocabulary, comprehension and math is stuck and help him build that bridge, that gap. पेरेंट्स भेज देते हैं बच्चों को ट्यूशन पे। अब ट्यूशन टीचर भी तो वही पढ़ा रही है जो क्लास में चल रहा है, तो फिर वो ट्यूशन से बोर हो जाता है, फिर वो भागता है, फिर वो मस्ती करता है, फिर उसको बोलते हैं ये कंसंट्रेट नहीं करता है, फिर उसको मारते हैं, फिर उसको, ये सब करने के बाद लोग काउंसलर के पास जाते। इसलिए हमने हजारों 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 बच्चों का और पेरेंट्स का और टीचर्स का, बच्चों का नहीं, पेरेंट्स और टीचर्स का हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए, जिसमें हमने उनको समझाया कि क्या सिम्टम्स है और आप क्विकली इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो ये हो गया डिसलेक्सिया। दूसरा, ये जो न्यूरोडाइवर्सिटी के क्लस्टर में, ग्रुप में दूसरा आता है, वो है ADHD। ADHD
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। फिर से उसके टर्म में ही सब कुछ है। अटेंशन नहीं रहता है, वो 1 सेकंड से ज्यादा बैठ नहीं पाते हैं, यहाँ वहां दौड़ते हैं, और उनका इम्पल्सिविटी रहता है, वो डिसीजन ऐसे लेते हैं जो खुद को भी हानिकारक हो और दूसरों को भी हानिकारक हो। तो ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है। सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इनके ब्रेन में डिफरेंटली प्रोड्यूस्ड होते हैं। हमको कुछ मदद लेनी है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, कुछ मेडिसिन की, और थेरेपी की, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, और सब के सब बिल्कुल अच्छे से इंटीग्रेट हो सकते। तो ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। फिर है ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो माइल्ड ऑटिज्म पे है, बॉर्डर लाइन पे है, सिवियर है, जो भी है, इसके सिम्टम्स होते हैं आई कांटेक्ट नहीं होता है, सोशल स्किल्स नहीं होता है। ऑटिज्म जिसको है वो उनको आवाज से बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, वो बहुत बेयर नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते। कुछ कलर्स के प्रति उनकी अट्रैक्शन होता है, या फिर कुछ कलर्स से वो बहुत दूर भागते हैं, और टच सभी को वो टच नहीं करने देते हैं, बहुत ही करीबी किसी को वो उनको पसंद नहीं होता है टच करना। तो ये ऑटिज्म के ये सिम्टम्स होते हैं, ये ऑटिज्म है। डाउन सिंड्रोम है, आपने देखा होगा बच्चों का चेहरा एक मंगोलाइड बेबी भी बोलते हैं, तो मंगोलियन की जैसा होता है, शॉर्ट होते हैं, और एक्चुअली 21st क्रोमोसोम जो हमेशा क्रोमोसोम 2 होता है, यहाँ पे वो 3 एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। कई बच्चे थायराइड और हार्ट प्रॉब्लम के साथ जन्म लेते हैं जिनको डाउन सिंड्रोम होता है। ये बच्चे भी बहुत अच्छे से सीखते हैं, और बहुत ही अच्छा उनके साथ अगर हम सही ट्रेनिंग, सही बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सही सबसे ज्यादा प्यार और अंडरस्टैंडिंग, उनको बस समझे, उनको और कुछ नहीं चाहिए, वो इतना बढ़िया रिजल्ट देते हैं अगर हम उनको, और ये कोई भी दे, एवरीबडी नीड्स लव, but the children and the adults are misunderstood, not understood। इस वजह से उनको टीचर्स और उनको कभी पेरेंट्स, उनके नेबर्स, उनके सोसाइटी में दूसरे बच्चे, रिलेटिव्स, ये उनको जब ये लोग नहीं उनको अच्छे से एक्सेप्ट करके उनकी तरफ सेंसिबली बिहेव नहीं करते हैं, एक्चुअली ये सबको काउंसलिंग की जरूरत है, वो बच्चों को नहीं है, ना ही वो अडल्ट को है। पूरे बाकी के जो लोग हैं जो ये बात को समझ नहीं पाते, उनको जरूरत है काउंसलिंग। मेरे पास जब कोई भी आता है कि काउंसलिंग के लिए आना है बच्चे, मैं उनको बोलती हूँ बच्चे को नहीं ले आना। तो मुझे पूछते हैं लेकिन प्रॉब्लम तो उसको है, तब मैं उनको बोलती हूँ कि आप एक बार आ जाइए, मैं आपको सब समझाती हूँ, उसके बाद हम बच्चे को मिलेंगे, आप पहले आप आ जाइए। कई बार नहीं आते लोग, उनको लगता है कैसी काउंसलर, जो प्रॉब्लम है उसको तो घर में छोड़ने के लिए बोल रही। तो अभी मैंने वो बंद कर दिया है, अभी मैं लाने देती हूँ उनको बच्चों को, और प्ले रूम में उनको दूसरे काउंसलर्स के साथ बैठने देती हूँ। पहले मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं थी, तो और बच्चों के सामने ये बड़े दिल खोल के उनकी सारी बुराइयां करते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। किसको अच्छा लगेगा कि मेरे बारे में सब कंप्लेन की जा रही है। सो हमारा काम है उनको स्ट्रेंथ दिखाना, और ये सब लोगों में बहुत स्ट्रेंथ है। और एक है टूरेट सिंड्रोम, जिसमें टिक्स होते हैं ना, ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे करेंगे, या आईज ब्लिंक होती है, विंक होती है। हमारे मूवीज में
ये टूरेस्ट सिंड्रोम को हंसाने के लिए बहुत सारे कॉमेडियंस ये करते रहते हैं. तो इट इज नॉट नाइस एक्चुअली टू मेक फन, बट कॉमेडी इज कॉमेडी. सो ये टूरेस्ट सिंड्रोम है. और डिस्प्रैक्सिया और एक एरिया है जहाँ आपने लगान मूवी देखी होगी, तो उसमें जब टीम बनती है तो देयर वाज वन टीम मेंबर हु वाज ढोली, जो ढोल बहुत अच्छा बजाता है. लेकिन उसका प्रॉब्लम था कि वो बहुत अच्छा खेलता था पर कैच नहीं पकड़ सकता. तो उसका बॉडी मूवमेंट था वो बहुत क्लमजी था. डिस्प्रैक्सिया में बॉडी मूवमेंट क्लमजी रहता है. वो एम नहीं कर पाते, किक नहीं कर पाते. अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो किक नहीं कर पाते. आमिर खान ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई तारे जमीन पे, जिसमें उन्होंने काफी सब कवर किया था और कवर किया है. और इट इज बीन अ बून टू अवर टू द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लर्निंग डिफिकल्टी. मैं डिसेबिलिटी वर्ड यूज ही नहीं करती क्योंकि मैंने कोई बच्चा डिसेबल देखा ही नहीं है. ये सब बिल्कुल एबल है. उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी है जो जो सभी को रहती है. सब इंसान को कुछ ना कुछ डिफिकल्टी रहती है. इनकी डिफिकल्टीज स्कूल में जाने के से जरा ज्यादा दिखाई देती है, प्रोजेक्ट हो जाती है कि लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, बैठते नहीं है, सुनते नहीं है, वगैरह वगैरह. तो थोड़ा सा जो सही मेथोडोलॉजी, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग यूज करें हम, तो वी हैव सुपर हीरोज एज यू मेंशन्ड. और एक आजकल बहुत टर्म सुनाई देती है, ओसीडी. लोग बोलते हैं यार मेरे को बहुत ओसीडी है, मुझे सब ऑर्गेनाइज लगता है, गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है. और ऐसे मतलब इन लोगों का इंप्रेशन तो ऐसे आता है कि दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे आर वेरी क्लीन. बट आपके हिसाब से ओसीडी क्या है और क्या ओसीडी को ट्रीटमेंट की जरूरत है? तो थोड़ा कोविड के बाद थोड़ा बढ़ भी गया है, ओसीडी में राइज आ गया है. मैं आपको बताऊं कि ओसीडी इज ऑब्सेसिव थॉट्स, कंपल्सिव बिहेवियर. तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज ओसीडी. तो एक दिमाग में थॉट आ गया. अभी सपोज मैं बहुत थकी हुई हूँ, नो बहुत पूरा दिन इतना काम किया है, शादी किया है, ये किया है, वो किया है, मैं थकी हुई हूँ. बट घर आके सो जाने की बजाय अगर मेरे दिमाग में वो कटोरियां जो किचन में रखी हुई है बाई ने वो ठीक से नहीं रखी है, मेरे दिमाग में वो ट्रबल कर रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, मुझे जब तक मैं उठ के उसको ठीक से ना लगाऊं मुझे शांति नहीं मिलेगी, तो वो ओसीडी. दिस इज एक्सट्रीम. नॉर्मली थका इंसान सुबह कर लेंगे, करके सो जाए. लेकिन ये ओसीडी को समझने की बात है. अभी हाँ, बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं. जैसे आपने बोला कि बार बार हाथ धोना, और अभी अच्छी बात है हाथ धोना, तो हाइजीन है, अच्छी बात है. लेकिन जिनको ओसीडी होता है उन इतना हाथ धोते कि उनकी स्किन निकल आती. हाँ, स्किन बार बार साबुन यूज करना, और वो दैट इज बियॉन्ड हाइजीन, दैट इज ऑब्सेशन. और क्लेनलीनेस का ऑब्सेशन, सभी को चिल्लाना, सभी को, और सबको सब जाने के बाद फिर से सब ठीक से रखना, कुशंस वैसे ही रखना चाहिए, वो पेन वैसे ही रहना चाहिए, अब ये टेबल पे ये इधर ही रहना चाहिए. वो चलते वक्त कुछ लोग टाइल की बॉर्डर पे पैर नहीं रखेंगे, एक टाइल से दूसरे टाइल के ऊपर पैर रखेंगे, और ये सब ओसीडी है. सामान भर भर के रखना, उसको निकालना नहीं, होर्डिंग बोलते हैं जिसको,
कोई कोई घरों में देखो तो न्यूज़पेपर की थप्पियां है, वो देते ही नहीं है, रद्दी में देते ही नहीं है। हम एक लेवल पे सब we keep the house clean, we keep ourselves clean, we do everything properly, हमारा bags सब neatly organized, unorganized भी organized भी है, लेकिन अपनी जान को पूरा खत्म करना और दूसरे के भेजे को खत्म करना, उसको दिमाग खा जाना, तुम अगर आए हो तुमने हाथ नहीं धोया, तो फिर ये ओसीडी में की कैटेगरी में आ जाता है। और ट्रीट करना चाहिए ऑफ कोर्स। जो ट्रीट नहीं करेंगे तो वो सोचो इंसान का क्या हाल होगा, उसका पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। वी हैव हैड वी सीन सम मूवीज आल्सो जिसमें वो जैक निकलसन पूरे पूरे लॉक्स बार बार लॉक लगाना, फिर लॉक चेक करना, सारे लॉक्स है रात को, फिर बहुत सारे डर होते हैं उनको। ये ट्रीट करना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो वो इंसान खत्म हो जाएगा उसके अंदर। तो उसका ट्रीटमेंट अलग अलग लेवल पे होता है। हर ट्रीटमेंट के लिए एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सीबीटी जिसको बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहां पे बिहेवियर को चेंज करने की टेक्निक सिखाई जाती है। फिर सपोज मुझे एक वर्ड है मेरे ब्रेन में अगर बार बार आ रहा है और मुझे बहुत तंग करता है। अभी नॉर्मली हम सुबह कोई गाना सुनते तो धुन पूरा दिन घूमती है दिमाग में, but it is not stopping us from doing our work or anything, you know. But if there is some kind of a thought which is stopping you from doing the work, फिर वो thought जैसे अगर आया तो आपको सिखाया जाता है कि thought को कैसे धक्का मारे, फिर उसको कैसे रिप्लेस करे दूसरे थॉट से, और कैसे डाइवर्जन करे अपने ब्रेन में, और कैसे रिमाइंडर रखे। जैसे बार बार अगर साबुन से हाथ धोने जा रहे हैं तो उनको हम चार्ट देते हैं कि आप कितनी बार कर रहे हो, वहां वॉश बेसिन के वहां ये चार्ट पे टिक मार्क करते जाओ। फिर हमको सिखाते हैं कि आप उसमें फिर चार्ट है आपके पास, तो सेकेंड डे आपको एक एक मिस करो, आप पहुंचो वहां पे बट मिस करो उसको। जैसे स्मोकिंग करने वाले को हम वीन ऑफ करते हैं ना, कि 10 सिगरेट पी रहे हो तो 8 पियो भाई, फिर तीसरे दिन 7 कर दो, फिर ऐसे ऐसे इस तरह से ओसीडी में भी टेक्निक्स होती है। कुछ लोगों को मेडिकेशन की भी जरूरत होती है, स्पेशली जिनको थॉट्स बहुत रिपीटेडली आते हैं तो मेडिकेशन भी दिया जाता है। क्योंकि आप समझ लीजिए ओसीडी का मेन प्रॉब्लम है एंजाइटी। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा वो एक्ट, एंजाइटी होती है, तो मेडिकेशन एंजाइटी को निकाल दे, रिड्यूस कर। तो एंजाइटी गई तो फिर वो इंसान अपना रोजमर्रा का काम नॉर्मली करना शुरू कर दे। Okay. Is it possible for a neurotypical person to develop a neurodivergent trait later in their life? Only if there is some नहीं, एक्चुअली न्यूरो डाइवर्जन जो हम कैटेगरी बोल रहे हैं वो ज्यादातर बर्थ से ही होता है। वो इंसान के अंदर पहले से रहता है जेनेटिकली। जैसे लर्निंग डिफिकल्टी, ऑटिज्म, ये सब 65% इसका कॉज है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब जीन के थ्रू फैमिली में किसी को था। सेकंड इज बर्थ के टाइम ट्रॉमा होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, या फोर्सेप से निकाला जाए तो ब्रेन पे फोर्सेप का प्रेशर आ जाता है कोई ब्रेन की नर्व्स पे, तो उसकी वजह से हो जाता है। हेड इंजरी हो जाए, बच्चा गिर जाए, या बच्चे को बहुत जोर से बुखार आ जाए, फिट आ जाए बचपन में ही, छोटे बहुत ही बेबी है, स्कल एकदम सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से वो होता है।
ऐसा बहुत कम है कि कोई बड़ा हो जाए और उसके बाद में उसको डिसलेक्सिया हो। इनफैक्ट वो बड़े होने के बाद उनका ये डेवलपमेंट होने के बाद वो कम हो जाता। तो हाँ, डायग्नोस नहीं हुआ हो वो पॉसिबल है कि भाई बचपन में डायग्नाइज नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, और जब बच्चा 12, 14, 16 साल का हो गया, 10th स्टैंडर्ड में गया, तब पता चला, तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन इट कैनॉट डेवलप later. It is there, dormant, lying over there, unrecognized, unnoticed. मैम आपकी बुक के बारे में बताइए जो आपने लिखे, दोनों भी। तो मेरी पहली किताब है मॉम डैड यू वंडरफुल। ये एक पेरेंटिंग की किताब है। और जब दो इंसान मिलते हैं और वो शादी करने के बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारे कल्चर में शादी हुई नहीं कि लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि गुड न्यूज कब है। तो ये किताब गुड न्यूज के बारे में सोचने से पहले ये किताब अगर पढ़े तो आपके लाइफ में हमेशा गुड न्यूज ही रहेंगे। आपके बच्चे हमेशा आपको मॉम डैड यू वंडरफुल कहेंगे। तो कैसे आप उसकी प्लानिंग करो, फाइनेंशियल प्लानिंग करो, उसके डेवलपमेंट की प्लानिंग करो, उसको टाइम कैसे दोगे आप, उसको क्या कैसे रेज करोगे, ये सब वो किताब में बहुत डिटेल में दिया है। और मैंने ये किताब मेरा बेटा जब 25 इयर्स का हुआ तब मैंने ये किताब लॉन्च की, क्योंकि मैंने सारे एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किए हैं। 25 इयर्स और अभी ही इज 31। तो बुक भी उसी को डेडिकेट की और उसके 25th बर्थडे पे मैंने ये किताब लॉन्च की। दूसरी किताब है मेरी फेवरेट, वो भी किताब है क्योंकि मैंने पूरा जो सारी लाइफ जो मैंने बच्चों के साथ काम किए, मेरे पास मैं बहुत ही फुलफिल्ड हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा अगर कल इस दुनिया से जाने का समय आ रहा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आज भी जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इस एरिया में with God's grace, good mentors, good support, good family, good students, good teachers and opportunities, मैंने बहुत काम किया है। और टेक्निक्स ऐसे बनाए हैं लर्निंग डिफिकल्टी के कि अगर हम उसको जल्दी समझ लें कि क्या डिफिकल्टी है तो डिफिकल्टी ही नहीं रहेगी। देर इज नो नीड ओनली टू बी फॉर इट टू बी देयर। तो ये किताब में वो बच्चों के बारे में केस स्टडीज है जो 30 इयर्स के हो गए हैं और सक्सेसफुल अपना जीवन, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई पेंटर है, कोई डॉक्टर है, कोई होटल मैनेजमेंट में है, कोई टीचिंग में है, सॉफ्टवेयर में, ऑल करियर्स। एक है मास मीडिया में जो एवरीडे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज करते हैं, इंक्लूडिंग द वेरी बिग स्टॉलवर्ट्स ऑफ फ्रॉम आवर कंट्री। तो ऐसे केस स्टडीज ये किताब में इसलिए डाले हैं कि हर बच्चे को जिसको कोई भी डिफिकल्टी हो उसे उसके पेरेंट्स को ये एनकरेजमेंट मिले कि हम अगर सही तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करें तो एवरी चाइल्ड इज अ स्टार। आपने वर्ड यूज किया सुपर पावर और मैंने वर्ड यूज किया है एवरी चाइल्ड इज अ स्टार। तो ये पेरेंट से शुरू होना चाहिए। पेरेंट वो बच्चे से कहना चाहिए यू आर माई स्टार, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, यू आर माई स्टार। तो द बुक्स नेम इज यू आर माई स्टार। थैंक यू मैम, आप आए, आपके इतने बिजी स्केड्यूल में आपने टाइम निकाला और ये पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करी मेरे साथ। जैसे मैंने कहा, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आपने ये टॉपिक पे बात करने के लिए दिया है। मैंने इतना ये एरिया में काम किया कि आप मुझे नींद में से भी उठा के बोलें कि ये टॉपिक पे बात करना है तो आई एम रेडी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट फेथ in me, and I'm really honored. And God bless you. Take this to the world, and let's ensure that every child gets love,
education, joy, care, safety and security.